की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जैसे जिंदगी की सांसों पर चोट करने को तैयार है। थोड़ी देर पहले ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पूर्ण लॉकडाउन जैसे फैसले की वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार है। साथ ही केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि पराली से सिर्फ 10% प्रदूषण होता है और सड़क से उठे प्रदूषण का असर ज्यादा है। तो कोर्ट ने सरकारों को इस बात के लिए फटकार लगाई है कि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए उन्होंने क्या किया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारों का काम है प्रदूषण रोकना। दिल्ली सरकार को भी कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि उन्हें रेवेन्यू के ऑडिट के लिए मजबूर ना किया जाए और विज्ञापनों पर कितना खर्च कर रहे हैं। केंद्र को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आज या कल में राज्यों के साथ बैठक बुलाई जाए और प्रदूषण को लेकर विचार विमर्श किया जाए। आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर सुनवाई हो रही थी, जिसको लेकर यह बात सामने आई है। पराली से यह कहा गया कि सिर्फ 10% प्रदूषण होता है। सॉलिसिटर जनरल ने यह बात कही है कि मात्र 10% प्रदूषण पराली से होता है और उसके अलावा फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, सड़कों पर होने वाला वाहनों से धुआं, ये जो धुआं है, ये जो पोल्यूशन है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे में दिल्ली सरकार क्या कर रही है, क्या उपाय, क्या कदम अब तक दिल्ली सरकार ने उठाए हैं, उसके बारे में कहा जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें पूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा, केजरीवाल सरकार ने साफ तौर पर कहा कि वो पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली सिर्फ एक स्मॉल पॉकेट है, ये छोटा सा एरिया है। अगर पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही है तो जब तक पूरे दिल्ली एनसीआर में नहीं लगेगा पूर्ण लॉकडाउन, तब तक ये सार्थक नहीं होगा। तो पूरे एनसीआर में लॉकडाउन ही सार्थक है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह बात कही गई है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुमार कुणाल और आशुतोष मिश्रा। हम दोनों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुणाल, आपके पास आते हुए, दिल्ली सरकार ने और क्या कुछ कहा है, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह कहा है कि विज्ञापनों पर कितना आप खर्च करते हैं वो भी हमें पता है, और ऐसे में आगे एक्शन प्लान क्या लेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार का जो मुख्य बिंदु था वो यही था कि जो सुझाव दिया था पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा सकता है प्रदूषण को देखते हुए, तो उस पर दिल्ली सरकार ने हालांकि सीधे से इनकार नहीं किया, लेकिन ये भी कहा कि पूरे एनसीआर में हमें लॉकडाउन लगाना होगा, तभी वो कारगर साबित होगा। दूसरी बात, एमसीडी पर एक तरीके से ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई। जब पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिरकार आप ऐसे बड़े कदम कौन से उठा रहे हैं, तो उस पर कहा दिल्ली सरकार के वकील ने कि एमसीडी ने कुछ कदम उठाए हैं। उस पर भी बड़ी कड़ी आपत्ति दर्ज की सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि अगर आप सब कुछ एमसीडी के माथे फोड़ना चाहते हैं तो फिर दिल्ली सरकार का ऑडिट करवाना होगा, जिस टिप्पणी की बात आप अभी कर रही थी। इसके अलावा जो प्रदूषण का सोर्स है, कहां से प्रदूषण आता है, उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने लगातार ये रुख अपनाया था कि पराली जो जलाई जाती है, चाहे पंजाब में, हरियाणा में, वो मुख्य स्रोत है प्रदूषण का। उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ये एक तरीके से माहौल बनाने की या ये बात दिखाने की कोशिश की जाती है कि सिर्फ और सिर्फ किसान जिम्मेदार है, जबकि बहुत सारे प्रदूषण के स्रोत हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें निकल करके आई हैं सुनवाई के दौरान। उस पर कल मीटिंग होगी, परसों फिर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। यानी सुप्रीम कोर्ट इस बार सख्त है और ये भी चाह रहा है कि पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ तमाम सरकारें उनके सामने आए। बिल्कुल। आशुतोष, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि जहां आप भी खड़े हैं, आप तमाम जो हमारे संवाददाता है, हर जगह धुआं धुआं ही सब कुछ नजर आ रहा है। हालांकि पर्यावरण मंत्री के घर के पास से हमारे संवाददाता पंकज जैन है, वहां पे थोड़ी हरियाली दिख रही है, लेकिन धुआं धुआं वहां भी है। आशुतोष, ये बताइए कि बड़ी बड़ी मशीनें बाकायदा लगाई गई थी, उद्घाटन हुआ था कुछ दिनों पहले ही फूल मालाओं के साथ, क्या हुआ उसका? उसके बाद भी धुआं धुआं है, दिल्ली जहरीली हो रही है दिल्ली।
वो एक स्मॉग टावर था। देखिए, एक स्मॉग टावर लगा करके आप इतने बड़े आकार की दिल्ली का कम से कम प्रदूषण तो नहीं साफ कर सकते, और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख तेवर दिखाए हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केंद्र सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़े कि कार्यपालिका ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है। मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए दिल्ली सरकार ने नगर निगम पर ठीकरा फोड़ा। प्रदूषण के लिए पराली की जो बात थी, अब ये हुआ कि साल भर तो यहाँ प्रदूषण होते हैं, तब डस्ट पोल्यूशन भी होता है, आपकी गाड़ियां चलती हैं उससे धुआं निकलता है, कंस्ट्रक्शन होता है वहां से भी वेस्ट निकलता है, बायोमास जलता है तब भी प्रदूषण होता है। लेकिन ये 2-3 महीने सर्दी के ऐसे होते हैं कि जब पराली उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देती है और तब जाकर के ये घातक स्तर पर पहुंचता है। केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, अब तो वो सिर्फ 10% है। अब उसमें भी डांट लगाई जाती है कि आप किसानों को ये जिम्मेदार तो ठहरा देते हैं, लेकिन आप क्या उन्हें कोई इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या आप उन्हें कोई मशीनें दे रहे हैं? दिल्ली सरकार एमसीडी पर ठीकरा कैसे फोड़ सकती है? अगर आपके पास बजट है तो आखिर मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए, सड़कों पर साफ सफाई के लिए मशीनें क्यों नहीं है? यानी कुल मिलाकर के आज एनसीआर के लगभग सभी राज्यों और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तेवर दिखाए हैं और सीधे सीधे ये इशारा भी दिया है कि अब सिर्फ बातों से या ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। समस्या बड़ी है और बड़ी समस्या के लिए बड़ा निदान खोजना होगा, और बड़े निदान के लिए सबको मिलजुल कर ही सामने आना होगा। और इसीलिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की बैठक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आप ये बैठक करें, सभी चीफ सेक्रेटरी से ये जो एनसीआर के राज्य हैं वो इसमें शामिल हो और ये तय करें कि अगले कुछ दिनों के लिए किन गतिविधियों पर बैन लगाई जा सकती है। सरकारी दफ्तर बेहतर है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, और इसके अलावा एक बड़ी ब्लूप्रिंट लेकर के सामने आए, और इसीलिए परसों की सुनवाई अब बेहद अहम हो जाएगी। श्वेता, बिल्कुल। पंकज जैन के पास चलते हैं, जो कि खुद पर्यावरण मंत्री के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस ब्लूप्रिंट की बात अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है, क्या वाकई दिल्ली सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट है? क्योंकि हमने वो स्मॉग टावर देखा था, उसको लेके कई आर्टिकल्स छपे, फीता काटा गया, वहां पर फूल मालाएं हुई, सब कुछ तो हमने देख लिया, लेकिन उसके बावजूद हालात जस के तस है। देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम टिप्पणियों के बीच सबसे अहम दफ्तर जो है वो है पर्यावरण का, और पर्यावरण मंत्री के घर के बाहर ही हम मौजूद हैं, क्योंकि जो फैसले पिछले दिनों लिए गए थे कि वर्क फ्रॉम होम होगा दिल्ली सरकार के अफसरों का, मंत्रियों का, तो वर्क फ्रॉम होम घर के भीतर जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक ली जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था तो इस बीच अभी 12 बजे से एक बैठक शुरू हुई है मेट्रो, दिल्ली परिवहन विभाग और पर्यावरण विभाग के बीच। इसमें मंत्री भी शामिल हैं। दिल्ली में पर्यावरण व्यवस्था के साथ साथ परिवहन व्यवस्था को भी किस तरीके से मजबूत किया जाए, जिसमें मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएंगे, दिल्ली में डीटीसी जो बसें चल रही हैं सड़कों पर उनकी संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके फेरे बढ़ाने के बारे में भी यहां पर आज चर्चा की जाएगी। और सबसे अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि क्या दिल्ली में गाड़ियों को पूरी तरह से रोका जा सकता है 1 या 2 दिन के लिए, तो उसे लेकर भी क्या चर्चा होगी, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बिल्कुल। साथ ही वहां पे अभी आप एक बैठक का जिक्र कर रहे थे, पंकज जरा हमें बताएं विस्तार से, ये जो बैठक चल रही है ये इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं, और साथ ही किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बातें कही हैं उस पर क्या चर्चा वहां पर हो रही है? देखिए, दिल्ली सरकार का जो रुख है प्रदूषण से निपटने के लिए, वो रुख सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने रख दिया है। अब जो तमाम बातें कही गई हैं, जाहिर है दिल्ली सरकार के जो वकील हैं वो दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उन तक पहुंचाएंगे और उसके बाद आगे का एक प्लान तैयार किया जाएगा। लेकिन ये जो बैठक की जा रही है उनमें तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी कह रहा है, जो बातें उजागर कर रहा है, उसका किस तरह से ध्यान रखना है। यहाँ पर पर्यावरण विभाग के तमाम बड़े अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, जो लगातार सरकार को जानकारी देते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या है, किस तरीके से प्रदूषण आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, मौसम के हालात क्या है। परिवहन विभाग के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और मेट्रो के अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। मंत्री इस बैठक को अंजाम दे रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है। तो आगे का प्लान कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि सरकार क्या कदम उठाएगी। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहें, आपसे और हम जानकारी लेंगे। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली का दम भले ही घुट रहा हो, लेकिन नेता 700 पर भी सियासत कर रहे हैं। आज सुनवाई में कोर्ट ने सरकारों को सख्त फटकार लगाई है और इससे पहले अब बीजेपी आपस में भरपूर उलझ चुके हैं। 950 करोड़ पे जो आपका बजट है एडवर्टाइजमेंट का, और पूरे देश में आप घूम रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए आपका कोई फर्ज नहीं बनता। सिर्फ पोल्यूशन की बात छोड़िए, यमुना की बात करिए ना। यमुना पे जो 2000 करोड़ आपको दिया गया था, कहाँ चला गया वो? आपके पास अल्टीमेटली सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकला कि उस पर जो फोम थी उसके ऊपर पानी छिड़काने का, ये सोल्यूशन है। तो अपने आप को दिल्ली का बेटा बोलना आसान है, बनना बहुत मुश्किल है। जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया बैठक में
कि आज जो इमरजेंसी सिचुएशंस बनी है उसमें पोल्यूशन के स्तर को और कैसे कम किया जा सकता है, जो दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है। उसके लिए जो दिल्ली के अंदर 20 तारीख तक जो सभी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन सबको जो है वो बंद करने का जो है आज डायरेक्शन जो है वो दे दिया गया है पर्यावरण विभाग की तरफ से। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कुमार कुणाल जुड़े हुए हैं। आशुतोष कनॉट प्लेस से है, अक्षरधाम से कुमार कुणाल हमारे साथ है और पंकज जैन हमारे साथ बने हुए हैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के आवास से। कुणाल, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, दिल्ली और उसकी पॉलिटिक्स और तमाम तरह की चीजों का आप लंबे समय से आप भी कवर करते रहे हैं। ये बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, अब ब्लूप्रिंट बनने की बात हो रही है, मीटिंग चल रही है, तमाम तरह की चीजें, लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि भाई ऑड इवन एक फॉर्मूला लाया था ना केजरीवाल सरकार ने। तो जब आपको पता था कि इसी सीजन में इस तरह का माहौल हो जाता है दिल्ली एनसीआर में, पराली भी एक बहुत बड़ी वजह है इस प्रदूषण के पीछे, तो पहले से ही कुछ क्यों नहीं प्लान किया गया था तैयार? श्वेता, यही सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये हर किसी को पता है कि 1 अक्टूबर या ज्यादा से ज्यादा आप कहें 15 अक्टूबर से लेकर के जो 15 नवंबर का जो ये पूरा एक महीना होता है वो बहुत मुश्किल भरा होता है और उसके लिए एक अलग से ब्लूप्रिंट चाहिए और उसकी तैयारी हमें कई महीनों से करनी है। ऐसा नहीं क्या कि आप एक दिन जाएंगे और पूरा पॉल्यूशन आप रोक देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करनी होगी। उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इसीलिए GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसकी भी तैयारी की गई है कि अगर प्रदूषण बढ़ता है तो आपको किन किन चीजों पर पाबंदियां लगानी है, वो पूरी तरह से तैयार है, वो खाका तैयार है, लेकिन उस पर अमल कौन करेगा। मुश्किल क्या है कि जो सियासत जिसकी बात आप कर रही हैं वो सामने आ जाता है। अब पंजाब में चुनाव है, आप सीधे सीधे किसानों को कोस भी नहीं सकते। आप उन्हें हर जगह से जब राजनीति होती है वहां पर कांग्रेस को भी चुनाव लड़ना है, बीजेपी को भी लड़ना है और आम आदमी पार्टी को भी लड़ना है, तो किसानों पर अगर आप उन्हें फैसिलिटी देते, अगर वहां पर किसी तरीके से पराली को जलने से रोकने पर अगर कोई आपस में सहमति से कोई नीति बनती तो शायद आज हालात बेहतर होते। अगर हम पराली की समस्या को ही हम देखें, उसके अलावा जो दिल्ली में मुश्किल है कि वाहनों पर कंट्रोल करना है। आपके पास बस नहीं है, बस की खरीद हुई नहीं है पिछले लगभग 10 साल से, डीटीसी के पास एक नई बस नहीं आई है। जब बस है नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप कैसे सुदृढ़ करेंगे, वहां मुश्किल होती है। इसीलिए जो प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं, जो टैक्सी चलती है, वो दिल्ली की मजबूरी है, क्योंकि अगर आप उन्हें चलने से रोकेंगे तो दिल्ली पूरी तरह से रुक जाएगी। आपको बसों में लटके हुए लोग दिखाई पड़ेंगे क्योंकि बसों की संख्या कम है। आप फेरी चाहे जितने बढ़ा ले, तो बहुत सारी चीजों पर आपको काम करना है। जो बात है कि एमसीडी को पैसा देना है, अब एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक दूसरे के बीच जो लड़ाई है वो चलती रहती है फंड को लेकर के, पैसा कोई देना नहीं चाहता। तो ऐसे में काम कैसे होगा? पैसा ही चाहिए सब चीज के लिए और काम हो नहीं सकता। उसी पर सवाल खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप छोटे छोटे सॉल्यूशन लेकर के आएंगे आपके पास। बिल्कुल कुणाल, जाहिर सी बात है, बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने उठाया है और ये इसका जवाब कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, दिल्ली सरकार को देना होगा। मुख्तार अब्बास नकवी और मनीष तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, वो जरा वो भी सुन लेते हैं। पॉल्यूशन को लेकर के प्रिकॉशन और प्रिवेंशन होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पैनिक नहीं होना चाहिए। जो भी पॉल्यूशन की स्थिति है उसमें प्रिकॉशन उसका होना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए काम किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें पॉलिटिकल पैनिक की कोई जगह नहीं है। लोगों में जो है वो जागरूकता पैदा हो, लोग जो है वो जिस वजह से भी पॉल्यूशन होता है उसकी रोकथाम करने के लिए हमारे देश के लोग, हमारे सभी जगह के लोग बहुत ही संवेदनशील हैं, समझदार लोग हैं और वो जानते हैं कि देश के इस तरह के हालात में किस तरह से निपटना चाहिए। लेकिन किसी भी तरह का पॉलिटिकल पैनिक पैदा करने से मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई फायदा होगा। और मेरा ये मानना है कि इसमें सीधा सीधा केंद्र सरकार का दोष है। जिस तरह का समन्वय जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ बनाकर इस मामले को हल करना चाहिए था, जिससे कि हर साल दिल्ली प्रदूषण की समस्या से ना जूझे, दिल्ली के लोगों को ये जो बिल्कुल ही जहरीला धुआं है वो ना उनके फेफड़ों में जाए। ये केंद्र सरकार बिल्कुल विफल रही है और ये सीधी सीधी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है।
हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष मिश्रा के पास चलते हैं जो कि कनॉट प्लेस से हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, ये राजनीति हमने देख ली और लोग खुश भी हुए, लेकिन प्रदूषण मुफ्त भी मिलेगा ये शायद सोचा नहीं था जनता ने। जीने के लिए साफ हवा और साफ पानी ये बुनियादी जरूरत है, मौलिक अधिकारों में से आता है। लेकिन ये देखिए कि ये विडंबना ही है कि जहां आपको बाकी सब कुछ मुफ्त मिल जाता है, हवा भी तो मुफ्त है लेकिन इस हवा में जहर भी साथ में मुफ्त मिल रहा है। यमुना का पानी काला है, उसके ऊपर झाग, रसायन भरे झाग ये नजर आते हैं। और सिर्फ जैसे आप दिल्ली की सीमाएं पार करेंगे, पड़ोसी राज्यों में जैसे आप सफर करेंगे, जहां प्रवेश करेंगे, ये सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इस प्रदूषण से राजधानी समेत पूरे एनसीआर को कैसे बचाएंगे। कुणाल ने पूरी ये जो राजनीतिक कुंडली है वो खोल करके रख दी कि कैसे सब कुछ अंततः जा करके एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने पर ही आ जाता है और अंततः सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा। और कल की, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल की बैठक बेहद अहम होगी जब एयर बिल्कुल आशुतोष, और यही वजह है कि फटकार के साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है एक तरीके से कि हमें एजेंडा सेट करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में सभी दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी अपने विकास की बयार बहा रही है तो अखिलेश कह रहे हैं कि उनके काम पर बीजेपी सिर्फ मुहर लगवा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, इसीलिए जनता इनका आने वाले चुनाव में सफाया करेगी। आज किसी माफिया का दुस्साहस है, आज किसी माफिया में इतना दुस्साहस नहीं कि कुछ कर सके। वो इसलिए क्योंकि ठोकरा चल रहा है। यूपी के चुनाव में सिर्फ इतिहास के हवाले से हमले नहीं हो रहे, बल्कि वर्तमान के मुद्दे भी सूबे का सियासी ताप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर दल को वर्तमान की इस जंग में भविष्य के जीत की झलक दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में भले ही कुछ वक्त हो, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर शुरू हो गई है। बीजेपी नेता जनता से किया हर वादा पूरा करने की उपलब्धि गिना रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। सरकारें आई होंगी, घोषणाएं करती रही होंगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही होंगी। किसी ने गरीबी के नाम पर, किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने क्षेत्र के नाम पर, किसी ने भाषा के नाम पर, किसी ने किसी अन्य नाम के नाम पर तमाम लोग हमने नारे दिए होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से बहुत झूठ बोला है। जो इन्होंने वादे किए थे आज पूरे नहीं हुए हैं। 4.5 साल के बाद भी किसान बर्बाद हो गया है, नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है। तो इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, इसीलिए जनता इनका आने वाले चुनाव में सफाया करेगी। यूपी की लड़ाई सिर्फ विकास के मुद्दे तक सीमित नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर भी दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी प्रदेश में अब कानून के राज का दम भर रही है तो अखिलेश योगी सरकार पर ठोको राज वाला तंज कस रहे हैं। प्रदेश के अंदर यह माहौल देने में हम क्यों सफल हुए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में आपके सामने वायदा किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः लागू करने का कार्य कर रही है। इसलिए आज प्रदेश भय मुक्त है, दंगा मुक्त है, अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है और विकास की गतिविधि तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं, जहां निर्दोषों की जान ले ली गई। कासगंज में वो नौजवान, कोई कल्पना कर सकता है कि जो नल है उससे अपनी हुडी के तार से जान चली जाए उसकी? ये कहां की कहानी पुलिस बना रही है? क्या आपने नहीं देखा गोरखपुर में डीएम एसपी धमका रहे तो उसके परिवार को एफआईआर न लिखें? आज कस्टोडियल डेथ में
आज कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, और वो इसलिए क्योंकि ठोकर राज चल रहा है। बीजेपी और अखिलेश में वार पलटवार वाले इस शोर के बीच कांग्रेस भी यूपी में पूरा जोर लगा रही है। यही वजह है कि बुलंदशहर की रैली में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला किया और इशारों में अखिलेश यादव पर भी प्रहार मारा। बहुत बड़ी लड़ाई है। अनिल बोल रहा हूँ भाई, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, कर रहे हो क्या? ये देश की लड़ाई है। और मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि इस प्रदेश में न सपा लड़ रही है और न 15 नंबर लाइन से है, सिर्फ कांग्रेस ही ये लड़ाई लड़ सकती है। साफ है कि यूपी में चुनावी माहौल बढ़ने के साथ हर पार्टी अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश में है, ताकि अपनी बात मजबूती से जनता तक पहुंचाई जाए और यूपी में जीत की राह आसान बनाई जाए। और कोशिश में सबसे आगे है बीजेपी, जो लगातार नई उपलब्धियां जनता के सामने ला रही है और विपक्ष आरोपों को झूठा बता रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन को धमाकेदार बनाने की तैयारी बीजेपी के इसी प्लान का हिस्सा है, जिसे योगी सरकार बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से उपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आधे अधूरे विकास का यूपी चुनाव में हिसाब होगा। जहाँ तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम था जो शहरों को जोड़ता, गांव को जोड़ता। पूर्वांचल जो हमारा गरीब इलाका है, जो रोजगार के अभाव में नौजवानों को बाहर जाना पड़ता, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न केवल अर्थव्यवस्था बढ़ती बल्कि नौकरी और रोजगार के भी नए अवसर आते। उसका 4.5 साल में पूरा नहीं किया है। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है। विकास के दावे या विपक्ष का वार, यूपी चुनाव में जनता किस पर भरोसा करेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि चुनावी समर में एक दूसरे पर हमलों के दौर और तेज होते जाएंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में जिन्ना के बाद नेहरू की एंट्री हो चुकी है। जी हां, नेहरू की एंट्री के साथ कश्मीर, आजादी और तालिबान का जिक्र हुआ है। तो क्या उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा पर नहीं बल्कि जिन्ना और नेहरू पर लड़ी जा रही है? लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ भारत के साथ जब नेहरू की एक गलती का दुष्परिणाम देश 7 से ज्यादा दशक तक झेलता रहा। अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग छिड़ी है, जिन्ना के नाम पर, नेहरू के नाम पर और अब कश्मीर के नाम पर। मतलब बाबा जी की अंटी में गए बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, सहूलियत के मुद्दे। लखनऊ की सियासी जमीन पर कश्मीर का मसला मचल रहा है। इस वीडियो को यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से आज डाला गया। आज यानी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर वीडियो के साथ लिखा गया, हिंसा का वो दौर चला कि कांग्रेस की गलती की सजा देश ने भुगती 70 साल। बीजेपी सरकार ने हटाई 370, कश्मीर हुआ खुशहाल। नेहरू की भूल की कीमत आज तक चुका रहा है हिंदुस्तान। इस वीडियो का मजमून ये है कि नेहरू की गलतियों की वजह से कश्मीर भारत से अलग थलग था, लेकिन नेहरू की गलतियों को बीजेपी ने सुधार दिया है। नेहरू की अनेक गलतियों का खामियाजा देश भुगत रहा है। इफ वट नहीं लगता है, जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया। संविधान के ऊपर रखा जम्मू कश्मीर को न सिर्फ विशेष दर्जा दिया गया, साथ ही आर्टिकल 370 में प्रावधान दिया गया। तो कहने का अर्थ ये है कि नेहरू के बहाने कश्मीर और कश्मीर के बहाने यूपी में अपनी राजनीति को साधने का समीकरण रचा जा रहा है। लेकिन बात अकेले कश्मीर की नहीं है, न सिर्फ नेहरू की है, बात तो जिन्ना की भी है। जिन्ना को जिंदा किया था अखिलेश ने, अब बीजेपी भी जिन्ना पर ही जंग छेड़े है।
विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी आजमगढ़ में जैम का जिक्र किया था। ये जैम जिन्ना, आजम खान और मुख्तार अंसारी थे। अमित शाह को जवाब आज अखिलेश ने दिया, उनका अपना जैम था। 4.5 साल के बाद भी किसान बर्बाद हो गया है, नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है। तो इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, इसीलिए जनता इनका आने वाले चुनाव में सफाया करेगी। इस राजनीति को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिन्ना के नाम पर अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की सोच रखती है तो जाहिर सी बात है कि जिन्ना के नाम पर ही बीजेपी को भी फायदा दिखता है, क्योंकि जिन्ना का जिक्र होते ही यूपी में बाकी के मुद्दे गायब हो जाते हैं। जिन्ना के नाम का आना मतलब बंटवारे का जिक्र हो जाना, और बंटवारे के जिक्र हो जाना मतलब नेहरू का नाम आना, और नेहरू का नाम आना तो फिर कश्मीर का भी इस राजनीति में शामिल हो जाना है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिर्फ एक बात उसके लक्ष्य है कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, मेरी रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। तो यूं समझिए कि यूपी चुनाव के पहले यूपी के सियासतदां हर उस तीर को आजमा रहे हैं जो उन्हें फायदा दिला सके, वो चाहे नेहरू हो, जिन्ना हो या कश्मीर हो। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। दशकों से रहने वालों को अब स्थानीय निवासी का दर्जा मिलने लगा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। अपने ट्विटर हैंडल पर 2016 का सरकारी विज्ञापन शेयर किया है, जिसके मुताबिक अखिलेश यादव ने एक्सप्रेस वे का शिलान्यास 22 दिसंबर 2016 को किया था। ये कार्यक्रम विधान भवन के सामने चौधरी सिंह प्रतिमा स्थल पर हुआ था। तो बाकायदा ट्वीट करके ये बात कही गई है। समाजवादी पार्टी ने ये दावा किया है कि 2016 का सरकारी विज्ञापन जारी करके कि किस तरह से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, और इसको लेकर एक नई जंग जो है, एक्सप्रेसवे की जंग, वो शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में सभी दलों ने कमर कस ली है। क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी और क्या कांग्रेस, सबके अपने अपने दांव है और अपने अपने दाव है। बीजेपी अपने विकास की बयार बहा रही है, तो अखिलेश कह रहे हैं कि उनके काम पर बीजेपी सिर्फ मुहर लगवा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, इसीलिए जनता इनका आने वाले चुनाव में सफाया करेगी। आज किसी माफिया का दुस्साहस है, आज किसी माफिया में इतना दुस्साहस नहीं कि कुछ कर सके। वो इसलिए क्योंकि ठोकरा चल रहा है। यूपी के चुनाव में सिर्फ इतिहास के हवाले से हमले नहीं हो रहे, बल्कि वर्तमान के मुद्दे भी सूबे का सियासी ताप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर दल को वर्तमान की इस जंग में भविष्य के जीत की झलक दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में भले ही कुछ वक्त हो, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर शुरू हो गई है। बीजेपी नेता जनता से किया हर वादा पूरा करने की उपलब्धि गिना रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। सरकारें आई होंगी, घोषणाएं करती रही होंगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही होंगी। किसी ने गरीबी के नाम पर, किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने क्षेत्र के नाम पर, किसी ने भाषा के नाम पर, किसी ने किसी अन्य नाम के नाम पर तमाम लुभावने नारे दिए होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से बहुत झूठ बोला है,
जो इन्होंने वादे किए थे आज पूरे नहीं हुए हैं। 4.5 साल के बाद भी किसान बर्बाद हो गया है, नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है। तो इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, इसीलिए जनता इनका आने वाले चुनाव में सफाया करेगी। यूपी की लड़ाई सिर्फ विकास के मुद्दे तक सीमित नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर भी दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी प्रदेश में अब कानून के राज का दम भर रही है, तो अखिलेश योगी सरकार पर ठोको राज वाला तंज कस रहे हैं। प्रदेश के अंदर यह माहौल देने में हम क्यों सफल हुए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में आपके सामने वायदा किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः लागू करने का कार्य कर रही है। इसलिए आज प्रदेश भय मुक्त है, दंगा मुक्त है, अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है और विकास की गतिविधि तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं, जहां निर्दोषों की जान ले ली गई। कासगंज में वो नौजवान, कोई कल्पना कर सकता है कि जो नल है उससे अपनी हुडी के तार से जान चली जाए उसकी? ये कहां की कहानी पुलिस बना रही है? क्या आपने नहीं देखा गोरखपुर में डीएम एसपी धमका रहे थे उसके परिवार को कि एफआईआर न लिखें? आज कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, और वो इसलिए क्योंकि ठोको राज चल रहा है। बीजेपी और अखिलेश में वार पलटवार वाले इस शोर के बीच कांग्रेस भी यूपी में पूरा जोर लगा रही है। यही वजह है कि बुलंदशहर की रैली में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला किया और इशारों में अखिलेश यादव पर भी प्रहार मारा। बहुत बड़ी लड़ाई है। अनिल बोल रहा हूँ भाई, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, कर रहे हो क्या? ये देश की लड़ाई है। और मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि इस प्रदेश में न सपा लड़ रही है और न 15 नंबर लाइव से है, सिर्फ कांग्रेस ही ये लड़ाई लड़ सकती है। साफ है कि यूपी में चुनावी माहौल बढ़ने के साथ हर पार्टी अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश में है, ताकि अपनी बात मजबूती से जनता तक पहुंचाई जाए और यूपी में जीत की राह आसान बनाई जाए। और कोशिश में सबसे आगे है बीजेपी, जो लगातार नई उपलब्धियां जनता के सामने ला रही है और विपक्ष आरोपों को झूठा बता रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन को धमाकेदार बनाने की तैयारी बीजेपी के इसी प्लान का हिस्सा है, जिसे योगी सरकार बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से उपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आधे अधूरे विकास का यूपी चुनाव में हिसाब होगा। जहाँ तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम था जो शहरों को जोड़ता, गांव को जोड़ता। पूर्वांचल जो हमारा गरीब इलाका है, जो रोजगार के अभाव में नौजवानों को बाहर जाना पड़ता, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न केवल अर्थव्यवस्था बढ़ती बल्कि नौकरी और रोजगार के भी नए अवसर आते। उसका 4.5 साल में पूरा नहीं किया है। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है। विकास के दावे या विपक्ष का वार, यूपी चुनाव में जनता किस पर भरोसा करेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि चुनावी समर में एक दूसरे पर हमलों के दौर और तेज होते जाएंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।